मैं कोर्ट की डायरेक्शन से पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए बताना चाहती हूँ कि मैं एक पैलिएटिव केयर फिजिशियन हूँ। और पैलिएटिव केयर फिजिशियन जो होता है वो पेशेंट को, किसी भी स्टेज में पेशेंट आए उसको कंफर्टेबल बनाने का उसका काम होता है, कंफर्ट केयर देने का, चाहे वो अर्ली स्टेज हो चाहे लेट स्टेज हो। अब इस केस में ये एडवांस स्टेज है जहाँ पे ऐसा लगता है कि एंड इनएविटेबल है, मीन्स उसका एंड आएगा ही। ऐसी स्टेज में हमने जो 3 डिकेड्स में प्रैक्टिस की है जहाँ पे एंड इनएविटेबल होता है, जहाँ पे हमको लगता है कि अब पेशेंट को सरवाइव नहीं किया जा सकता और कोई सी भी चीज़ करें पेशेंट सरवाइव नहीं करेगा, तो हम उसमें कोई ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करते। हमारे हर एफर्ट होता है उसमें कोई यूथेनेसिया वर्ड नहीं होता, बल्कि एक अच्छा पैलिएटिव केयर फिजिशियन होता है वो हर संभव कोशिश करता है कि वो उसका एंड को प्रोलॉन्ग नहीं करे, कोई सा भी सपोर्ट देके जो हम एंड प्रोलॉन्ग करते हैं वो नहीं हो, और उसकी डेथ को हैसन नहीं करे दवाइयाँ देके। जो यूथेनेसिया होता है, जिसमें एक्टिव यूथेनेसिया होता है, उसमें ऐसा होता है कि हम डेलिबरेटली मेडिसिन देके एंड को हैसन करते हैं, वो पैलिएटिव केयर नहीं करता। पैलिएटिव केयर और यूथेनेसिया 2 अलग अलग टर्म्स हैं। एज सच अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे एंड इनएविटेबल होता है जैसा इस बच्चे के अंदर है, तो हमको उसको टिल द एंड ऐसा करना चाहिए कि जिससे कि वो उसको सपोर्ट मिलता रहे। अब उसको सपोर्ट देने के बाद पेरेंट्स 13 साल तक परेशान हो गए, तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है विदहोल्ड और विड्रॉल की, उसको फॉलो करना चाहिए। विदहोल्ड और विड्रॉल में यह है कि या तो हम दे ही ना सपोर्ट, और विड्रॉल मतलब जो सपोर्ट दे रहे हैं उसको विड्रॉ कर लें। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल बना हुआ है, वो फॉलो करना चाहिए। और जब ये प्रोटोकॉल भी फॉलो हो गया, दिस मीन्स अगर हमारे पास कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया मीन्स ये प्रोटोकॉल भी फॉलो हो गया, प्रोटोकॉल डायरेक्शन दिया है, तो अब हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम उसको फॉलो करें और धीरे धीरे इसको विड्रॉ करें। इस पूरी प्रोसेस के दौरान हमें उसके घर वालों को हमेशा कॉन्फिडेंस में रखना है, उनको काउंसलिंग करते रहना है, बिकॉज पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है इस केस में। प्लस इसको स्लोली हमको इसको धीरे धीरे विड्रॉ करके, और ये बताना बहुत मुश्किल है कि कितना दिन लगेंगे इसमें, क्योंकि ये किसी के भी हाथ में नहीं होता, बट कोशिश यही करनी चाहिए कि उसका जिस तरीके से मिस अब हमको बैलेंस करना है। कोर्ट का वर्डिक्ट है, एक हमारा लॉ है जो हमें बताता है कि विदहोल्ड एंड विड्रॉल करना अब पॉसिबल है। अब हमको ये पता है कि इसमें विदहेल्ड एंड विड्रॉ करना है, तो हमको बैलेंस करके करना पड़ेगा, सो दैट हम ऐसा हमको नहीं लगना चाहिए कि हमने कुछ चीज़ ऐसा कर दिया डेलिबरेट किलिंग, वो नहीं है इसमें, बिल्कुल भी नहीं है। और यूथेनेसिया बेसिकली मेरे हिसाब से मिसनॉमर है। विदहोल्ड एंड विड्रॉल इज अ राइट टर्म विच वी शुड यूज फॉर सच काइंड ऑफ पेशेंट। और इसमें मैम लगभग कितना समय लगता है, ज़्यादा भी समय लग सकता है? ऐसा बताना बहुत मुश्किल होता है, ये भगवान के हाथ में होता है, जन्म मरण एंड परन। तो अब इसमें डेफिनेटली भगवान के हाथ में है, लेकिन अब हमारे पास सब कुछ क्लियर है, क्लियर वर्डिक्ट है, क्लियर गाइडलाइंस हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। तो इसमें हमारा, मुझे ये नहीं मालूम कि क्या चल रहा है, कैसे ट्रीटमेंट मिल रहा है उसको, लेकिन डेफिनेटली फिर भी अगेन मैं बताना मेरे लिए मुश्किल होगा कि कितना टाइम लगेगा। मैम इस तरह के पेशेंट्स जिसमें परिवार जो है पूरी तरह से बिखर जाता है और जिनको इसकी ज़रूरत होती है, कितने केसेस आपके पास आते होंगे? ऐसा वाला जो केस है वो बहुत रेयरली आता है, लेकिन डेफिनेटली जिस ब्रांच में हम काम करते हैं, एंड स्टेज डिजीजेज जो होती हैं, जैसे कैंसर है, एंड स्टेज किडनी डिजीज़ है, एंड स्टेज लंग डिजीज़ है, एंड स्टेज हार्ट डिजीज़ है, ऐसे बहुत सारे केसेस हम देखते हैं और सिमिलर गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। सबसे बेस्ट जो एंड ऑफ केयर पॉलिसी, जो एंड ऑफ लाइफ केयर पॉलिसी जो हमने एम्स में बनाई थी, उसमें उसको बहुत सिंप्लीफाइड किया था हमने, जिसमें हमें पता चलता है कि अब हमारा कुछ भी करें अगर पेशेंट को क्योर का, तो वो फ्यूटाइल है या उसका कोई पेशेंट को कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो हम 2-3 डॉक्टर्स बैठ के डिसाइड करते थे कि हमको गोल्स हमारे क्योर की बजाय कंफर्ट केयर होना चाहिए। हम सब बैठ के डिसाइड करते थे। फिर उसके बाद हम लोग
घर वालों से स्टार्ट करते थे बात करना। घर वाले भी जब ये चीज़ समझ जाते थे कि कंफर्ट केयर ही हमें ऑप्ट करनी चाहिए, और जब तक वो समझते नहीं थे तब तक हम उसका क्योर जो भी ट्रीटमेंट था वो कंटिन्यू रखते थे। जब हम सब एक पेज पे आ जाते थे कि मेडिकल फ्रेटर्निटी एंड घर वाले सब एक पेज पे हैं, तो उसको डॉक्यूमेंट करते थे और धीरे धीरे क्योर बंद करके और केवल कंफर्ट केयर पे जाते थे। और कंफर्ट केयर जब तक पेशेंट का अपने आप नेचुरल डेथ नहीं हो जाए कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। सो पैलिएटिव केयर नेवर डेजर्ट एनी पेशेंट। हम इसमें हरीश राणा को भी बिल्कुल भी डेजर्ट नहीं कर रहे हैं। हम केवल उसको कंफर्ट दे रहे हैं टिल द एंड, तब जब तक कि उसका नेचुरल एंड नहीं आ जाता। और खाली हरीश राणा को नहीं होता, पैलिएटिव केयर में पूरे सारे घर वाले भी इंक्लूडेड होते हैं, जिसमें उनको कांस्टेंट बिकॉज ये जो क्षण होता है वो घर वालों के लिए बहुत आसान नहीं होता। जब तक कि डॉक्टर उनको कांस्टेंट कम्युनिकेशन नहीं करता रहेगा तब तक उनको कई बार बहुत सारे दिमाग में सवाल आते रहेंगे। तो एक अच्छा जो पैलिएटिव केयर फिजिशियन होगा वो घर वालों को कॉन्फिडेंस में लेके और इसको कंफर्ट केयर देके, ताकि उसका डिग्निफाइड एंड हो सके। मैम, ये जो यूथनेशिया है ये कई सारी कंट्रीज में होता है, लेकिन अभी भारत में अलाउड नहीं है। ऐसे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? अगर हम हरीश का केस ही हो, ऐसे कई सारे केसेस हैं, तो ये जो कोर्ट की हियरिंग आई है ये कितनी जरूरी हो जाती है? देखो, यूथनेशिया किसी कंट्री, कई सारे कंट्रीज में और इंडिया में नहीं है, उसका तो मैं जवाब नहीं देना चाहूँगी। बट इंडिया में अगर हम हर हॉस्पिटल में एक अच्छा पैलिएटिव केयर डिपार्टमेंट बनाएं और एक अच्छा पैलिएटिव केयर सेंटर रखें हर तो ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। ये सिचुएशन जब आती है जब लोगों को मालूम नहीं होता कि अल्टीमेटली पेशेंट जिसका एंड इनएविटेबल है तो उसको हैंडल कैसे करना है। गुड पैलिएटिव केयर डिपार्टमेंट जहाँ होगा ऑटोमेटिकली ऐसे। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जो सिचुएशन आई है वो मुझे नहीं मालूम कि हमने 13 इयर्स तक हम कैसे पेरेंट्स के ऊपर भी मतलब काफ़ी कितना उन्होंने ब्रेवली उसको सहा होगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो वर्डिक्ट आया, आई थिंक उसको ऑनर करके और हमको उसको जो भी बेस्ट कर सकते हैं विदाउट हार्मिंग हिम डायरेक्टली, बाय गिविंग हिम कंफर्ट, जितने जल्दी मतलब जितना हो सके हम उसको डिग्निफाइड एंड देने की कोशिश करना चाहिए।